में रिव्यू करने वाले स्टैंडर्ड ग्लासेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इस आईपीओ का जो पूरा इशू साइज है वो कितना रहने वाला है, इसका प्राइस बैंड कितना रहने वाला है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस आईपीओ की इशू साइज के बारे में जान लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज रहने वाला है 410 करोड़ का इसका पूरा इशू साइज रहने वाला है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये जो इशू 10 करोड़ का रहने वाला है। ऑफर फॉर सेल 200 रहने वाला है और फ्रेश इशू जो इसका रहने वाला है वो 210 करोड़ रहने। ऑफर फॉर सेल होता है यानी कि अपनी प्रमोटर्स को होल्डिंग बेच रहे हैं और फिलहाल जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 72% के लगभग है। और जो इसका प्राइस बैंड रहने वाला है 133 से 140 के बीच में इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। कट ऑफ प्राइस आपको 140 ही मिलेगा आईपीओ के लिए। अलॉटमेंट आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए अलॉटमेंट तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही मिलता है। अगर आप कट ऑफ प्राइस से कम प्राइस में आईपीओ की एप्लीकेशंस लगाते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। वैसे तो इसमें चांसेस नहीं है अलॉटमेंट मिलने के, क्योंकि काफ़ी छोटा साइज़ है इसका आईपीओ का और काफ़ी अच्छी डिमांड भी चल रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो इसमें नहीं कह सकते कि आईपीओ मिलने के चांसेस है। शायद ये आईपीओ 100x या फिर 100x से भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है रिटेल कोटा में। वैसे अगर आप मल्टीपल अकाउंट से आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम बेसिक डेट जान लेते हैं। 9 जनवरी को अलॉटमेंट आएगा, इसका रिफंड आएगा 10 जनवरी को और क्रेडिट फॉर शेयर्स अगर आप को अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 10 जनवरी को हो जाएंगे। और जो इसकी लिस्टिंग रहने वाली है वो 13 जनवरी को रहने वाली है इसकी लिस्टिंग। ठीक है, इसके जीएमपी के बारे में, इसकी जो डीएमपी चल रही है मार्केट के अंदर वो 69% के लगभग चल रही है। यानी कि इसमें जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड हो रहे हैं इन्वेस्टर। तो आप इस आईपीओ में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना, बट लेकिन मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि आप बिट लगाए जा रहे हैं कि अकाउंट से ऐसा अप्रूवल नहीं मिलने का, बिल्कुल नहीं मिलने का। अगर आप मल्टीपल अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट से नहीं, मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा अलॉटमेंट। एक ना एक में तो मिल सकता है और आपको मिल गया तो आपका पैसा डबल हो सकता है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा मल्टीपल अकाउंट से। ओके, अब इस कंपनी की डिटेल के बारे में जान लेते हैं, इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानने के लिए। जो कंपनी है वो 2012 से है। ये जो इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चर काम है बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर और काफ़ी अच्छा अंडे सेक्टर में काम करती है। फार्मा सेक्टर में काम करती है, जैसे केमिकल सेक्टर में भी काम करती है। और जो जहाँ तक इसका जो मैन्युफैक्चर रहता है वो केमिकल्स रहते हैं। फार्मा सेक्टर में जो भी दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चर की जाती है वो इसी कंपनी में की जाती हैं। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो इसका पीई रेशियो है वो काफ़ी कम है और कंपनी के मुकाबले। फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में, ये 2022 में जो इसका जो रेवेन्यू था वो 240 के करीब रेवेन्यू चल रहा था 2022 में, जो बढ़कर हो गया है 312 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट 40% इसका रेवेन्यू बढ़ा है। और जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 25 था 2022 में, बढ़कर हो गया है 36। यानी कि ऑलमोस्ट 60 से 70% इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। और जिसकी नेटवर्क थी वो 69 थी, बढ़ करके हो गई 445 करोड़ के पार भी। यानी कि इसकी नेटवर्क काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुई है। यानी कि कह सकते हैं इसकी नेटवर्क में जो बूम आया है वो बोरोइंग है। बोरोइंग तो काफ़ी बड़ी है, यानी कि उसकी उधारी भी काफ़ी बड़ी है। मेरे ख्याल से ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट ये जो फार्मा सेक्टर कंपनी है ना, ये काफ़ी बूम करती है आने वाले फ्यूचर के अंदर। कंपटीटर के बारे में, ये जो कंपनी है किसके साथ इसका कंपटीटर है और कितना पीई रेशियो पर आ रहा है। इसका जो पीवी रेशियो है स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी का वो 5.74% है। और डीएमएम जो फार्मा सेक्टर कंपनी है इसका जो है 5.28 है, यानी कम है पीवी रेशियो। यानी बुक टू प्राइस वैल्यू होता है पीवी, तो पीई रेशियो होता है बुक टू अर्निंग रेशियो। यानी कि जो इसका और पीई रेशियो जो है इसका वो काफ़ी अपने सेक्टर में बहुत कम है। यानी कि ये जो अपना आईपीओ ला रही है बहुत कम वैल्यूएशन पे ला रही है। तो अगर इसका एक निगेटिव पॉइंट नहीं होता ना
तो ये बहुत अच्छी डिमांडेड होती है। इसका जो निगेटिव पॉइंट है वो इसकी बोरोइंग है, उधारी काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन का एक फैक्ट भी है कि ये अपना जो आईपीओ लेकर आ रही है कम वैल्यूएशन पर लेके आ रही है, कम रेशियो पर और ये निगेटिव, एक तरफ निगेटिव भी एक पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर बोरोइंग अपनी ये हटाना चाहता है आईपीओ के पैसों से तो ये हटा सकता है, तो ये बूम सेक्टर बन सकता है आने वाला। जो नेटवर्क है वो भी कम है, अभी फिलहाल 550 करोड़ है, बाकी सबकी तो 1000 करोड़ से ऊपर ही ये नेटवर्क दिखा रखी है। इसमें थर्मक्स भी कंपनी है जिसका पीवी रेशियो 10.7 है और इसका पीवी रेशियो है 77.7 पीई रेशियो, और इसकी जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ी है। मेरे मुकाबले जो इसकी नेटवर्क जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, स्टैंडर्ड ग्लासेस लिमिटेड कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, ये अपना जो आईपीओ लेकर है काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर। और अब बात करेंगे इसके एंकर लिस्ट के बारे में। ये जो एंकर लिस्ट है वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस और एफआईआई, डीआईआई, काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसके एंकर लिस्ट में, आप देख सकते हैं। जैसे कि हो गया आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा भी हो गया, और टाटा मल्टी कैप भी हो चुका है, आईटीआई लार्ज कैप वो भी हो चुका है, कोटक इन्फिनिटिव भी है, यानी मोतीलाल ओसवाल भी है जो म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का, वो भी इस एंकर लिस्ट में शामिल है। और जो इनके आप देख सकते हैं 6,25 करोड़ के करीब इन्होंने शेयर्स अलॉट किए हैं मोतीलाल ओसवाल। फिर मिलेंगे आने वाली नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय